सर, ये जो अतिशेष का जो अभी प्रक्रिया चल रहा है, इसमें किसी भी स्कूल में जो है शिक्षक का जो वरिष्ठता क्रम होता है, उसके आधार पर ये लोग अतिशेष कर रहे हैं। उसमें एक सबसे बड़ी विसंगति ये है कि 2008 के सेटअप के अनुसार किसी भी प्राइमरी स्कूल में न्यूनतम शिक्षक की संख्या 2-1 है। और इसके पश्चात कुछ ऐसे विद्यालय हैं, जैसे मेंढरा खुर्द की बात करूं मैं, तो वहाँ भी एक शिक्षक की भर्ती हुई, नई शिक्षक की भर्ती हुई, जबकि वहाँ पर रिक्त पद था ही नहीं सेटअप के अनुसार। और वहाँ पर नया शिक्षक की भर्ती होने के वजह से वहाँ पर पहले से जो पदस्थ हैं, वो शिक्षक परीक्षा अवधि में होने के वजह से वो कनिष्ठ हो रहे हैं। यानी कि जो शिक्षक नया वहाँ भर्ती हुए, वो परीक्षा अवधि में है, और नियम यह है कि परीक्षा अवधि में उनका विद्यालय बदला नहीं जा सकता। अतः उनको अतिशेष की श्रेणी में नहीं रख सकते, जिसके कारण पहले से जो वरिष्ठ शिक्षक हैं, वो उसमें अतिशेष हो जा रहे हैं और इनका खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। जबकि ये गलती विभाग की है। जब वहाँ पर पद रिक्त नहीं है तो वहाँ पर नया पदस्थापना करना, ये तो विभाग की गलती है। इसकी सजा कोई भी शिक्षक क्यों भुगतेगा? ये विसंगति जो आ रहा है, इसको लेकर के शिक्षकों में कितना असंतोष है? बहुत सारे शिक्षक प्रभावित हुए हैं। कुछ तो ये परीक्षा अवधि वाले हैं, और कुछ तो ऐसे हैं कि अ, वही बात है कि विद्यालय में जगह नहीं है और अधिकारी जो है उनको स्थानांतरण करके उस विद्यालय में डाल दिए। सेटअप का कहीं पर कोई पालन नहीं किया गया, जिसके वजह से कई शिक्षक अतिशेष हुए और आज उनको दूरस्थ विद्यालयों में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। जी, जी। तो इसको लेकर के जो शिक्षक संघ है या अथवा जो भी प्रभावित जो शिक्षक हो रहे हैं, वे किसी अधिकारी को ज्ञापन वगैरह भी दे रहे हैं क्या सर? इस संबंध में अभी राजधानी में शिक्षकों का एक बड़ा आंदोलन हुआ। अ, विधानसभा का घेराव वगैरह भी हुआ। शासन को वहाँ पर भी इन्होंने ज्ञापन सौंपा, अपनी स्थिति परिस्थितियों से अवगत कराया, लेकिन शासन जो है बिल्कुल किसी भी प्रकार का इसमें समझौता के मूड में दिखता ही नहीं है। और लगातार शिक्षकों का विरोध अभी भी जारी है। सुनने में आया था कि कोरबा जिला में शिक्षकों ने काउंसलिंग का विरोध कर दिया। इसके बावजूद भी उनको अ, नए विद्यालय में ज्वाइन करने हेतु आदेशित कर दिया गया, ऐसा अपुष्ट समाचार है, सुना हूँ। अब इसकी सच्चाई क्या है, ये तो नहीं कह सकता। जी, जी। तो शिक्षा विभाग में जो नया व्यक्तिगतीकरण की जो नीति लाई गई है, उसको लेकर क्या क्या लगता है आपको कि शिक्षा का जो बुनियादी जो ढाँचा है, क्या वो प्रभावित होगा, शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होगी या फिर सुधरेगी उससे? अ, श्रीमान, ऐसा है कि एक प्राथमिक शाला की बात करूँ तो वहाँ पे दर्ज संख्या चाहे कुछ भी हो, लेकिन कक्षाएँ 5 होती हैं। 5 कक्षाओं में कुल मिलाकर के 18 विषय होता है, और उस 18 विषय को 2 शिक्षक किस प्रकार से मतलब पढ़ाएँगे, या सोचने वाली बात है। गुणवत्ता किस तरह से प्राप्त होगी, ये एक सोचने की बात है। सबसे बड़ी बात ये है कि मनुष्य जो है वो परिस्थितियों का दास है, बीमार पड़ सकता है, अन्य कोई उसको काम पड़ सकता है, जिसके कारण उसको अवकाश लेने की आवश्यकता पड़ेगी। यदि कोई भी शिक्षक अवकाश लेता है और जहाँ पर 60 या उससे कम दर्ज संख्या है, तो नया सेटअप के अनुसार वहाँ सिर्फ 2 ही शिक्षक हो सकते हैं। तो यदि एक शिक्षक अवकाश पे जाता है, तो मात्र एक शिक्षक वहाँ पे रह जाएगा, जो टेबल वर्क भी उसको करना है, बच्चों को सँभालना भी है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी उनको देना है। ये कैसे संभव होगा, यह समझ के परे है। तो मौजूदा जो युक्तियुक्तिकरण नीति को लेकर के जो शासन ने जो ढांचा बनाया है, पुरानी व्यवस्था को
प्रभावित करते हुए, तो क्या होना क्या चाहिए शिक्षा की गुणवत्ता को बरकरार रखने के लिए या और बढ़ाने के लिए, और क्या होना चाहिए? देखिए सर, ये जो 2008 में जो सेटअप जो बना था, वो काफ़ी सोच विचार करके बनाया गया था कि न्यूनतम जो है प्राथमिक शाला में 3 शिक्षक पदस्थ किए जाएँगे। यदि अपरिहार्य कारणों से कोई एक शिक्षक छुट्टी पे जाता है, तो 2 शिक्षक किसी तरह से है, उस स्कूल को मैनेज कर लेते थे। परंतु वर्तमान में सेटअप जो है 1-1 का जो हो गया 60 से कम दर संख्या वाला स्कूलों में, तो वहाँ पर स्कूल को व्यवस्थित करना और उसको चला पाना यह तर्कसंगत बात नहीं है, यह संभव नहीं लगता है। मतलब ये कह सकते हैं कि जो शासन की जो ये नई युक्तिकरण की जो नीति आई है, वो शिक्षा की बुनियादी ढांचा को ध्वस्त करने वाली है। ये पूरी तरह से सरकारी विद्यालयों को जो है निकम्मा घोषित करने का यह लगता है कि शासन का यह षड्यंत्र चल रहा है। जहाँ पर शिक्षकों की संख्या घटा दी जाएगी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना संभव नहीं होगा। फिर स्कूलों पर शिक्षकों पर दोषारोपण होगा कि आपने अपना कार्य जो है ठीक से नहीं किया, जिसके कारण से ये विभाग जो है अब उतना कारगर नहीं रहा, इस विभाग की उपयोगिता नहीं रही। धीरे से इस तरह के आरोप लगा करके हो सकता है भविष्य में सरकारी विद्यालयों को बंद करने का आदेश भी जारी कर सकते हैं। जैसे अगर मौजूदा समय में देखा जाए तो गांव से लेकर के शहरी क्षेत्र में भी जो हाई सोसाइटी के जो लोग हैं, जो एक उच्च आय वाले जो लोग हैं, उनके बच्चे निजी विद्यालय में हैं, लेकिन एक बीपीएल परिवार और गरीब परिवार के साथ ही ये मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे शासकीय स्कूलों पे ही अध्ययन करते हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि शासकीय स्कूलों पे जो शिक्षा का जो गुणवत्ता जो प्रभावित होगा, इससे न सिर्फ एक गरीब परिवार के बच्चे, मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा से वंचित हो गए, बल्कि ये शिक्षा का जो एक अधिकार जो शासन और जो एक संविधान जो दिया हुआ है, जो वो भी प्रभावित होगा, उससे भी वे वंचित होंगे। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि शासकीय विद्यालयों में अधिकतर जो है गरीब परिवार के बच्चे जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने में सक्षम नहीं होते हैं, उनके बच्चे ही वहाँ पढ़ते हैं। अब यदि सरकारी विद्यालय ही नहीं होगा या सरकारी विद्यालय में शिक्षकों की संख्या सिर्फ 2 रह जाएगी, तो आम आदमी भी सोचने पर यह विवश हो जाएगा कि जहाँ पर 2 ही शिक्षक हैं, वहाँ पर मेरा बच्चे को कितना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त होगा, इसमें संदेह होगा और लोग जो हैं वो सरकारी स्कूल के से परे हटना चाहेंगे। वो कोशिश करेंगे कि निजी विद्यालय में ही किसी प्रकार हमारे बच्चे को प्रवेश मिल जाए। इस तरह से धीरे-धीरे करके जो है सरकारी विद्यालय समाप्त हो सकते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए गरीब बीपीएल परिवार है, तो निजी विद्यालय में बच्चों को पढ़ा पाने की उनकी आर्थिक स्थिति नहीं है। ऐसी स्थिति में वे शासकीय स्कूलों में भी अगर बच्चों को अगर एडमिट कराते हैं, तो शासकीय विद्यालय केवल प्रमाण पत्र बांटने का एक फैक्ट्री बन के रह जाएंगे, फेल या पास। इसके अतिरिक्त वे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल आपका कथन बिल्कुल सही है। कुछ इसी प्रकार का खाना-पूर्ति अब रह जाएगा, जैसे बच्चा जाएगा और वहाँ पे मध्याह्न भोजन खाएगा, दिन भर वो उसको जो है नियंत्रण में शिक्षक रखेगा। और वैसे भी बच्चे जो हैं स्वभाव से चंचल होते हैं, स्थिर नहीं रह सकते, उनको देख-रेख के साथ-साथ उनको शिक्षा देना भी ये संभव ही नहीं हो पाएगा। तो ये जो नया जो सेटअप बना करके ये जो युक्तियुक्तकरण के तहत ये जो शासन अपना काम कर रही है, ये उचित नहीं है। और ये कह रहे हैं कि जहाँ शिक्षक विहीन स्कूल हैं या एकल शिक्षकीय विद्यालय है, वहाँ पर शिक्षकों की भर्ती की जाएगी युक्तिकरण के तहत। तो अ, स पुराने सेटअप को भंग करके उसमें से शिक्षकों को ज़बरन अतिशेष करके ऐसे विद्यालयों में शिक्षक को भेजेंगे, तो ये न्यायपूर्ण बात तो नहीं है।
तो प्रफुल्ल जी यह कह सकते हैं हम कि जो शिक्षा की जो नई वित्तीय उत्करण नीति है इसमें बदलाव किया जाना चाहिए। देखिए इसमें सोच तो ये होनी चाहिए कि जहाँ पे प्राइमरी स्कूल में 5 कक्षाएँ हैं, तो यदि वो तुलना करते हैं कि ये विद्यालय भी शासकीय विद्यालयों के समान परिणाम दें, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें, तो उसके लिए तो आवश्यक है कि कक्षा वाइज़ जो है शिक्षकों की भर्ती हो और सभी शिक्षकों को इसके लिए ज़िम्मेदारी तय करते हुए उनका गहन निरीक्षण किया जाए और उनको उनके कार्यों का समीक्षा किया जाए और इस प्रकार से जो शिक्षक अपने कर्तव्य को ठीक से निर्वहन नहीं कर पाते हैं, उनको दंडित करके शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जा सकता है, सेटअप को बिगाड़ करके तो सिर्फ शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद ही किया जा सकता है। जी, जी। तो प्रफुल्ल जी आपने बहुत अच्छा विश्लेषण किया है युक्तिकरण नीति को लेकर के, अतिशेष को लेकर के जो भी समस्याएँ आ रही हैं या जो वास्तविक स्थिति है उसको लेकर के। तो दोस्तों आप देख रहे हैं खबरी गुल्लक यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएं शासन की युक्तिकरण नीति आपको कैसी लग रही है? क्या वाकई में शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाला या ध्वस्त करने वाला यदि है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें कि क्या होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों।